हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। आज की बिहार एसएससी की क्लास नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख साक्ष्य बिहार में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहां से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार से। कुम्हरार कहां है? तो ये पटना के आपका नज़दीक में, यानी पटना में ही है कुम्हरार। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिलालेख है, उन्हें कौन कौन सी लिपि में प्रयोग किया गया है लिखने में? तो एक है ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा ग्रीक लिपि और चौथा है अरमाइक लिपि। अरमाइक, ठीक है ना। यानी टोटल 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख हैं, उनको सबसे पहले पढ़ने में सफलता किन्हें प्राप्त मिला था? तो जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति थे, उन्हें मिला था। कब? 1837 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। इनकी राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी थी, वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश के विषय में जो जानकारी मिलता है वो अर्थशास्त्र से, नाटक मुद्राराक्ष, कथा कथित सागर, बृहत कथा मंजरी से मिलते हैं। ये सभी से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह का मकबरा है। सासाराम से शेरशाह ने अपनी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र था। प्रथम गणतंत्र लिच्छवी की राजधानी थी। किसकी राजधानी? लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी जो कहाँ था? वो वैशाली में था, जो कि विश्व का प्रथम गणतंत्र था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आया आपका 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? यानी दो भूभाग है को जोड़ने वाली जो छोटी पट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या कहते हैं? भूसंधि कहते हैं। दो विशाल जल भागों को जल संयोजी कहते हैं। दो विशाल जल भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसे जोड़ता है, उसे जल संयोजी जोड़ते हैं। ठीक है ना। प्रायद्वीप जो होते हैं वो 3 ओर से सागर से घिरी होती है और भूमि से एक ओर से भूमि से घिरी होती है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसीलिए कहा जाता है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता जो है वो गैर सदस्य के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्षता है वो गैर सदस्य करता है। राज्यसभा जो होता है, क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89, अनुच्छेद कितना? 89 के अंतर्गत राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 89 में। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है ना। स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, ए.ओ. हुम के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। और कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी बने थे। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कब से? 1940 से 1945 तक, 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि इन बीच में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद 1923 यानी 1923 के जो दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है। किन्हें? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसके द्वारा? पिंगले वेंकैया के द्वारा कराया गया है, तैयार किया गया था।
भारतीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:2 होता है। ये एग्जाम में आते रहते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस के, तो ये थे आपके सरोजिनी नायडू जी थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी जो वस्तु है उसके आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है। यानी CO2 उत्सर्जन जो होता है उसके लिए शुल्क लगाने की घोषणा किया है। तो ये किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपियन संघ के द्वारा, यानी EU, यूरोपीय संघ के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1993 ईस्वी में। इसकी हेड क्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसमें टोटल 27 देश हैं, ठीक है ना, इस संगठन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है, अबदान जो है वो कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का कहाँ स्थित है, जामनगर में है, जो कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का अपना है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन था, यानी कौन है, तो अभी डिगबोई में, जो कि कहाँ स्थित है, असम में। इसकी स्थापना हुआ था आपका 1901 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ओपेक जो है आपका इंटरनेशनल स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। कौन है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपका इसका हेड क्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सॉरी एक मिनट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 में, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इंग्लैंड के जो संविधान है उससे संसदीय प्रणाली लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से। संघीय प्रणाली जो लिया गया है आपका, संघीय प्रणाली ये लिया गया आपके कनाडा के संविधान से, ठीक है ना, कनाडा के संविधान से। समवर्ती सूची जो है वो लिया गया आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और भारत में सर्वाधिक भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था, यानी भारतीय संविधान जो है वो किस तिथि को स्वीकार यानी एडोप्ट किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। इसमें क्वेश्चन आता है स्वीकार कब कर लिया गया था, या अंगीकार या स्वीकृत या एडोप्ट, ये सभी एक ही भाषा है, ठीक है ना। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार हो गया था और उसे स्वीकार कर लिया गया था। इसे लागू कब किया गया था, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है वो किसके प्रस्ताव पर बना था, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है ना। भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया था। 26 नवंबर को आपको मनाया जाता है क्या, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 26 जनवरी को आपको मनाया जाता है क्या, गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। ये सभी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त रहता है, तो क्या प्राप्त रहता है, तब तक वो रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास जो है क्या रहता है, प्राप्त रहता है, यानी लोकसभा का जो विश्वास है उन्हें प्राप्त रहता है, तब तक वो रहते हैं अपने पद पर। अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है ना। लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है। प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री लोकसभा में अपना बहुमत यदि खो देता है तो मंत्रिपरिषद से उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी पंचायती राज का जो संबंध है वो किस
संवैधानिक संशोधन में प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है वो आपका इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 40 आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसमें बताया गया राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। अनुच्छेद 40 में बताया गया राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, जो कि अनुच्छेद 40 से संबंधित है। पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से 1992 में संसद द्वारा पारित 73वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी मिली थी। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा मिली थी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? यानी महात्मा गांधी नहीं लिखे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा है वो? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द होली फैमिली। द होली फैमिली के लेखक जो है वो महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन बाकी सभी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी लिखे हैं। हरिजन के लेखक महात्मा गांधी, हिंद स्वराज के लेखक भी महात्मा गांधी हैं। और इनके जो लेखक हैं वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। कार्ल मार्क्स साथ में कौन है? फ्रेडरिक एंगल्स द होली फैमिली के लेखक हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। ठीक है। कुछ पुस्तक हैं जैसे देख लेते हैं। मदर इंडिया पुस्तक है, उनके लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है कैथरीन मेयो। रिपब्लिक पुस्तक है, उसके लेखक हैं प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। और डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते हैं। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? यानी मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन है? कूली है, ऑप्शन 2 है द बार्बर ट्रेड यूनियन, और ऑप्शन 3 है टू लिव्स एंड ए बर्ड। ये सभी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके बारे में बताया गया है। तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड, सभी पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद जी हैं। ठीक है। कुछ पुस्तक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुस्तक है इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर हैं। कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया था। डिवाइन लाइफ जो पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? शिवानंद है, इनके लेखक हैं शिवानंद। डिवाइन लाइफ। और एक है लाइफ डिवाइन पुस्तक है, कंफ्यूजन है लेकिन आप ध्यान में रखें। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष जो है, देखिए यहाँ 3 टाइप के डिवाइन टाइप की किताबें हैं। जैसे पहला है ना डिवाइन कॉमेडी है, इनके पुस्तक के लेखक कौन है? दांते। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन वाली है, तो इसे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी SEZ का जो पूरा रूप होता है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ का पूर्ण रूप होता है। भारत सरकार द्वारा SEZ जो है, SEZ जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ाना, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है निर्यात को बढ़ाना। इसकी स्थापना हुआ था कब? 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2000 को। कुछ फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, जैसे देखते हैं EPZ है। EPZ इसका फुल फॉर्म आपका होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये होता है EPZ का। AEZ का पूर्ण रूप होता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन। AEZ। वैट का पूर्ण रूप होता है BAT। वैट का पूर्ण रूप होता है BAT। वैट का पूर्ण वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है क्या? सार्क का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है? सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का पूर्ण रूप होता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में इसका ढक्कन खुला था, यानी स्थापना जो हुआ था ढाका में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ? काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ पर है।
इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसके सबसे नया सदस्य जो है वो अफगानिस्तान है, ठीक है ना। वर्तमान में इसके सचिव महासचिव जो है वो कौन है? तो एसेला, वर्तमान में इसके महासचिव हैं एसेला रुवान बीराकून। ये अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं, यानी कि महासचिव हैं, ठीक है ना। एशियान जो कि इसका पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ? जकार्ता में स्थित है, ठीक है ना। यूनेस्को जिसका मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में जो कि बेल्जियम की राजधानी। IMF का मुख्यालय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ है, उसे किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग यानी रेड कलर से दर्शाया जाता है। किसमें? मानचित्र में पर्वत एवं पहाड़ को। कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह है, जैसे देखते हैं, जैसे ब्लू जो रहता है आपका, ब्लू जो चिन्ह है, ब्लू रंग जो होता है वो किसके लिए होता है? नदी या समुद्र के लिए होता है ब्लू, ठीक है। पीले रंग जो होते हैं वो होते हैं आपके ऊंचा स्थान को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। ऊंचा स्थान के लिए क्या होता है? पीला रंग होता है। ब्लू जो होते हैं वो नदी और समुद्र, क्योंकि समुद्र का पानी कैसे होता है? ब्लू होता है, तो ब्लू हो गए, ठीक है ना। ऊंचा जो होता है वो पीला के लिए, और रेड जो होता है पहाड़ और पर्वत के लिए, जो कि खतरनाक का सीन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोल रहा है सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना है, ठीक है ना, चीन। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक दोनों में कौन है? चाइना फर्स्ट में है। रेशम के उत्पादन में द्वितीय स्थान भारत का है, ठीक है ना। रेशम, भारत में 4 किस्मों का रेशम होता है। भारत में जो रेशम उत्पादन होते हैं वो टोटल कितने किस्म का होता है? भारत में 4 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें एरी, पहला है एरी है, दूसरा है शहतूत, फिर हो जाएगा आपका तसर और चौथा है आपका मूंगा। ये सभी क्या? भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में मूंगा जो रेशम है उसका उत्पादन में एकाधिकार है, यानी कि सिर्फ इसमें एकाधिकार है भारत का। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है भारत में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल जो अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन थे? नवाज शरीफ थे। कारगिल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1999 में हुआ था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ थे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच और कुछ युद्ध हुए, जैसे एक युद्ध हुआ था आपका 1965 में, दूसरा हुआ था 1971 में जिसमें बांग्लादेश की आज़ादी मिली थी, और एक हुआ था 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध जिसे बोलते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है जंप बॉल शब्द का संबंध किससे संबंधित है? यानी जंप बॉल जो संबंध है शब्द वो किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जंप बॉल का संबंध है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। बास्केटबॉल में प्रथम जो विश्व कप हुआ था वो कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है ना। वाटर पोलो में टोटल 7 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में कितना? 7। सबसे अधिक होते हैं रग्बी फुटबॉल में, एक टीम में 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। कुछ शब्द जो है जैसे देखते हैं, टी शब्द जो है आपका संबंध है किससे? पोलो से संबंधित है। और एक होता है क्यू शब्द जो है आपका बिलियर्ड्स से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? एक इनका आंदोलन मतलब किस अमेरिकी आंदोलन कार्यकर्ता का प्रसिद्ध भाषण है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना, इनका ये प्रसिद्ध भाषण है। कौन सी भाषण है? आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में नस्ल भेदभाव जो है उसका तीव्र विरोध किए थे। किनके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। उन्हें अमेरिका के गांधी यानी यूएसए के गांधी भी कहा जाता है। किन्हें? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहते हैं, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन जो है उन्हें दास प्रथा जो है ना अमेरिका में दास प्रथा
दास प्रथा का जो अंत किया था, समाप्त किया गया था, वो किनके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, यानी कौन सी आकृति है जो भूमिगत जल से बना होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसे कहते हैं? क्रास्ट बीडो कहते हैं, कास्ट बीडो कहते हैं, कास्ट बीडो कहते हैं, जो कि भूमिगत जल से बनी होती है। जैसे कुछ हैं, जैसे सर्क, सर्क जो होता है वो आपका किससे बनता है? हिम अपर्दन से निर्मित होता है, हिम अपर्दन से निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? जो स्थलाकृति निर्मित होता है हिम के अपर्दन से, उसे सर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। ड्रमलिन जो होता है आपका, वो होता है हिम निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति, हिम का जो निक्षेपण होता है उससे जो स्थलाकृति बनता है उसे ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। पौधे में जो मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या होते हैं? प्राथमिक जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, जो होता है पौधे का मुख्य तत्व होता है। ठीक है ना, पौधे द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, ठीक है ना, भूमि से पानी और पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करता है। ठीक है ना, कौन करता है? पौधा करता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एस्कीमो के जो घर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? एस्कीमो जो घर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कहाँ पर ये घर बनाया जाता है? तो इस घर को हम, एस्कीमो पर जो घर बना होता है उसे बर्फ़ के बने होते हैं। एस्कीमो जो घर होते हैं वो किसका बना होता है? बर्फ़ का होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। क्या होता है? क्या कहते हैं? इग्लू, इग्लू कहते हैं। ठीक है ना, एस्कीमो पर बर्फ बना घर बना होता है उसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ऑल, एक ऑल जो है, ऑल शब्द जो है इसका संबंध किससे है? तो यह एक यूरोप में, यह जो यूरोप में काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है, एवं मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मानव जाति है वहाँ के आवास है, यानी उसके घर हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ से? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहाँ था? कोलकाता में, कलकत्ता में था। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरण कर दिया गया, दिल्ली से कलकत्ता कर दिया गया, जो कि लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका ये 1912 ईस्वी में। ठीक है ना, लागू हुआ था 1912 ईस्वी में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित जो हुआ था वो किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है, यानी किन्हें करता है? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किन्हें करता है? एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, यानी कि मनोनीत करते थे। ठीक है ना, लेकिन 126वां संविधान संशोधन 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है ना, जो कि 104वां संविधान संशोधन एक्ट बना, उसके द्वारा बताया गया कि एंग्लो इंडियन समुदाय को बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अब इसे राज्यपाल और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है ना, नहीं करेंगे। 126वां संविधान संशोधन विधेयक में, और एक्ट जो है वो 104वां एक्ट है, 104, और विधेयक जो था वो कौन सा? 126, जो कि पारित हुआ था कब? 12 दिसंबर 2019 से। अब ये लोकसभा में जो 2 लोग को मनोनीत करते थे वो अब नहीं करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लाल त्रिकोण का संबंध, लाल त्रिकोण जो शब्द है उसका संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण परिवार कल्याण से संबंधित है। कुछ प्रतीक हैं, चिन्ह, वो किससे संबंधित है देखते हैं। जैसे कमल चिन्ह है, ठीक है ना, कमल का जो संबंध चिन्ह प्रतीक है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कमल, संस्कृति और सभ्यता का। रेड क्रॉस जो संबंध है वो प्रतीक है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, डॉक्टर की सहायता या अस्पताल से संबंधित है रेड क्रॉस चिन्ह। ठीक है ना, लाल झंडा जो है आपका, लाल झंडा संबंध है क्रांति का प्रतीक है। किसका? क्रांति का प्रतीक है लाल झंडा। काला झंडा जो है आपका, काला झंडा
विरोध का प्रतीक है। किसका है? विरोध का प्रतीक है। और पीला झंडा, पीला झंडा, पीला झंडा है संक्रमण रोग, जो संक्रमण रोगग्रस्त लोग हैं उसको ले जाने वाले वाहन पर लगा हुआ यह झंडा रहता है, उसे पीला झंडा से नाम, पीला झंडा रहता है वो। जैसे कोई लोग संक्रमण से ग्रसित हैं, उनको ले जाने वाले जो वाहन रहते हैं, यानी कोई भी गाड़ी रहता है उससे संबंधित है, उस पर लगा रहता है ये झंडा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 27 नंबर है कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा जो है वो क्या दर्शाती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाता है। समुद्र तल से जो समान ऊंचाई और आकार के स्थान रहते हैं उसको दर्शाता है कौन? कंटूर रेखा दर्शाता है, ठीक है ना। एक शब्द है आपका आइसोबार, सॉरी आइसोबार। आइसोबार का संबंध किससे है? तो समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है ना। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसोहाइट जो होता है, आइसोहाइट, आइसोहाइट का संबंध है तो आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होता है। समान वर्षा को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं, ठीक है ना, आइसोहाइट कहते हैं। एक है आपका आइसो हेलाइन, हेलाइन, इसका मतलब क्या था? आइसो हेलाइन जो होता है समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होते हैं। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं, ठीक है ना। कुछ शब्दावली है जो रिवीजन के पॉइंट से देखते हैं, जैसे आइथोबास, आइसो बात है, आइसो बात है, बात, ठीक है ना। आइसो बात का संबंध किससे? समान गहराई वाली रेखा, समान गहराई को वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो बात कहते हैं। आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब समान तापमान को दर्शाता है, उसे आइसोथर्म कहते हैं। थर्म मतलब तापमान, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, इसलिए आइसोथर्म से तापमान, ठीक है ना। आगे आपका क्या? आइस आइसो आइसोनेफ, आइसोनेफ जो है आपका मेघों की छन्नता से समान दर्शाता है, मेघ छन्नता के समान को दर्शाता है, उसे आइसोनेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोनेफ कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक कुछ पॉइंट था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे ये पॉइंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है देखते हैं। सबसे पहले तो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री आपका जो उत्तरी अक्षांश है, क्या है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। वहीं 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश रहेगा, उसे हम बोलते हैं क्या? मकर रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को उत्तरी रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, और वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रहता है तो उसे बोलते हैं क्या? मकर रेखा बोलते हैं। एक है GMT, ग्रीन बीच मीडियन टाइम, यानी कि उसे जो भारत में जो GMT है, GMT, इससे भारत की जो टाइम है वो 5.5 घंटा क्या चलता है? आगे चलता है, ठीक है ना। GMT से भारत की जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। GMT यानी भारत का जो मानक टाइम रेखा है, यानी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी IST जो है वो भारत के कहाँ से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरते हैं। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये आपको टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है IST, ठीक है ना। 5 राज्य कौन कौन है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो गया आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या जो कि यदि शहर पूछा जाए तो नैनी के पास से गुजरती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ए लाइफ पुस्तक के रचयिता जो है वो कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन है ए लाइफ नामक पुस्तक के रचयिता है। इनके द्वारा 1-2 पुस्तक और है जिसे देखते हैं। जैसे एक पुस्तक है लज्जा, लज्जा जो पुस्तक का लेखक है वो आपके
तस्लीमा नसरीन है, लज्जा, ठीक है ना, लज्जा। और एक है बेशरम, बेशरम। ये दोनों पुस्तक के लेखक भी कौन है? तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। कावेरी नदी बहती है, यानी कावेरी नदी जो है वो कहाँ बहती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मागिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के वह गिर जाती है, ठीक है ना। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मागिरी से निकलती है। नर्मदा नदी है आपका, नर्मदा, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत की श्रेणी अमरकंटक से, और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में, ठीक है ना। ताप्ती नदी है आपका मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और सूरत के पास में ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी दोनों जो है वो आपका पश्चिमी यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है ना। लूनी नदी है जो कि अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ी से। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग नामक पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी? लूनी नदी, ठीक है ना, जो कि राजस्थान से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखते हैं। 31 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% यानी 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो किस राज्य में यह किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ये कहाँ? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। पंजाब के चंडीगढ़। झारखंड की रांची, ठीक है ना। सभी राज्य की राजधानी। त्रिपुरा में लोकसभा की जो सीट है वो टोटल कितना है? 2 सीट है, ठीक है ना। गुजरात में कितने सीट है? 26। चंडीगढ़ में सॉरी पंजाब में आपका टोटल कितना है? पंजाब में लोकसभा सीट जो है वो कितना है? 13। और झारखंड में आपका टोटल है कितना? 14। झारखंड में 14 सीट है लोकसभा की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, एक मिनट। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा क्या, ए। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। घाना पक्षी कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अभयारण्य और किस राज्य में स्थित है वो भी देख लेते हैं। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो है आपका कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात में है, ठीक है ना। गिर कहाँ? गुजरात में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। और दाची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, दाची ग्राम अभ्यारण्य, ठीक है ना। सभी राज्यों में कितने लोकसभा सीट है वो भी देख लेते हैं। जैसे आपका राजस्थान में टोटल लोकसभा की सीट कितने हैं? राजस्थान में 25 है। गुजरात में 26। असम में 14, ठीक है ना। असम में 14। उत्तराखंड में कितना? 5। मध्य प्रदेश में 29। कर्नाटक में 28 और जम्मू कश्मीर में कितना? 5। ये सभी लोकसभा सीट हैं। तो ये रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा है तो अपन लोग को ध्यान में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, यानी दल बदल जो विरोधी कानून है वो कब पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कब पारित हुआ? 1985 यानी कि 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? तो 52वां संविधान संशोधन में पारित किया गया। इसमें 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया। अनुसूची कितना? 10। अनुसूची 10 जोड़ा गया था इसमें। इस टाइम पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी जी थे उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उज्जैन आपका है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के? शिप्रा नदी के किनारे। कुछ इंपॉर्टेंट शहर और कौन सी नदी के किनारे है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका नासिक, नासिक जो शहर है
वो आपका कौन सी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे है, नासिक बसा हुआ, ठीक है। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के तट पर है, तिरुचिरापल्ली। भागीरथी नदी के तट पर है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो है वो भागीरथी की नदी के तट पर है। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ठीक है ना। दिल्ली और आगरा आपका यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहाँ का है, केरल का। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुछ शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य देखते हैं। जैसे कथकली आपको पता है केरल का है, उसी प्रकार से कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम आपका कहाँ, तमिलनाडु का है। बिहू असम का, और कथक एक है, कथक यह है आपका उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो केरल का आपका हो गया कथकली, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिहू असम, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। यानी दो राज्यों की राजधानी जो है निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है आपका किसका, पंजाब और हरियाणा का राजधानी है। यानी दो राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, और खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक ना। भारत में अभी वर्तमान में टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल उसकी संख्या कितने हैं, 8 हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली, फिर आपका हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और एक चंडीगढ़, ठीक है ना। तो ये सभी भारत में अभी टोटल 8 जो है वो कितने हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज राजदूत था, यानी मेगास्थनी जो था वो किसका राजदूत था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसका था, सेल्यूकस का मेगास्थनी जो था वो राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका जो है इनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। फाहियान जो भारत आया था वो किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर यूनानी था। मिनांडर जो था वो कहाँ का था, यूनान का था, ठीक है ना। जिसने भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, किसके द्वारा, मिनांडर के द्वारा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है। यानी भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी टोटल लंबाई जो है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कितना है, 7500 किलोमीटर लगभग। यानी एग्जैक्ट बोलें तो 7516 यानी 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट है, और लगभग में 7500 किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि की जो तट की लंबाई है वो है आपका टोटल कितना, 6100 किलोमीटर है, ठीक है ना। टोटल कितना, 61 यानी 6100 किलोमीटर है। लेकिन भारत में तट की लंबाई और साथ में केंद्र शासित प्रदेश जो भी द्वीप हैं और टोटल तट की लंबाई को जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है कितना, 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीप को मिलाकर टोटल तट की लंबाई है, ठीक है ना। यानी तट और द्वीप की जो टोटल समुद्री सीमा है टोटल जोड़ करके। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों से लगते हैं, तो टोटल 7 देश से लगते हैं, ठीक है ना। कितने देशों से टच करते हैं, तो 7 देशों से करते हैं। कौन कौन का है वो देश, कौन कौन है, तो आपको हो जाएगा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक देश आपका म्यांमार, ठीक है ना। ये सभी देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगते हैं, टोटल 7 देशों से लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय थे। उन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। महावीर थे, उनके बचपन का नाम क्या था, महावीर का जो बचपन का नाम था वो था आपका क्या, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है ना, वर्धमान था। गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ, ठीक है ना। उनके पुत्र का नाम राहुल था।
यानी कि गौतम बुद्ध जो थे उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी इन्हीं से। सांख्य दर्शन की जो गौतम बुद्ध ने शिक्षा लिया था वो अलार कलाम से ही लिए थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या बोल रहा है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, यानी हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है पर्वत की उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं, ठीक है ना। जो हिमालय पर्वत है उसे टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है महान हिमालय, यानी जिसे ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है आपका शिवालिक हिमालय। तीसरा क्या है? शिवालिक, यानी ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है, ठीक है ना। जिसमें सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रेणी है उसे क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कौन से युग्म गलत है? कौन से युग्म गलत है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 4 जो है यानी 4 दिसंबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, ये आपका गलत है। 4 दिसंबर को आपको मनाया जाता है क्या? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस, नौसेना दिवस मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स दिवस, ये आपका सही है। 23 जनवरी को नेताजी जयंती दिवस, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 4 दिसंबर आपको नौसेना दिवस मनाया जाता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिवस है, जैसे 7 अप्रैल है आपका। 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को क्या? पृथ्वी दिवस। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस, यानी जो रक्त को दान करते हैं उनके लिए विश्व रक्तदान दिवस। और 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून को मनाया जाता है क्या? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है ना। ये मनाया जाता है आपको 20 जून को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका पृथ्वी का सबसे भीतरी जो परत है वो क्या कहलाता है? पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्रोड जिसे कि नीफे के नाम से भी जाना जाता है। क्रोड कहते हैं या नीफे भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। क्रोड जो कि लोहा और निकेल का बना होता है, लोहे का और निकेल का बना होता है, इसीलिए हम इसे नीफे कहते हैं, ठीक है ना। इसकी बहुलता अधिक होती है इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। पृथ्वी के भू के क्षेत्रफल तथा जल का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भूमि का क्षेत्रफल और जल का क्षेत्रफल का जो रेशियो पूछा जाए पृथ्वी पर कितना है, तो आपको रेशियो आ जाता है 3:7, यानी कि भूमि का और जल का, ठीक है ना। भूस्थल और जल स्थल का रेशियो, यानी कि पृथ्वी पर जो भूमि है वो 29% है और जल 71% है, यानी लगभग रेशियो जाएगा 3:7 का आता है। उत्तरी गोलार्ध में, यानी ग्लोब पर 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, जिसमें उत्तरी गोलार्ध के 61% पर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81%। दक्षिणी गोलार्ध में कितने? 81% भाग पर जल है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि आपका ये हो गया गोलार्ध, तो आपका एक उत्तरी और एक दक्षिणी, तो इसमें आपको 61% जो है आपका क्या है, टोटल जो इतना एरिया बचा इसका टोटल 61% जल है और इसमें 81% जल है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। चलिए आगे है सियाल जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो सियाल जो होता है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। सीमा जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसे कहते हैं? मैडम भिकाजी कामा को कहते हैं, ठीक है ना। यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष यूएनओ की कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी। भारत में किसी भी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी बनी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़िएगा, नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रंश घाटी का नहीं है। तो गंडक नदी जो है वो भ्रंश घाटी का नहीं है, बाकी ताप्ती घाटी और नर्मदा घाटी जो भ्रंश घाटी का उदाहरण में आते हैं। ठीक है ना, गंडक नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। यानी नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है। कुछ नदी और उसके सहायक नदी हैं, देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। जैसे यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन है, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा, केन जो है किसका, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, उसका आपको दिवांग नदी, लोहित नदी, तीस्ता नदी, ये सभी ब्रह्मपुत्रा की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। महानदी की ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी जो है क्या है, सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी और सोन, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, साइलाक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है। यानी साइलाक नामक पात्र जो है विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसका पात्र है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है, जो कि विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया था। विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन जो है वो आपका हुआ है कब, इसका प्रकाशन 1596 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसरो का जो चंद्रयान 3 है उसे कब प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन ए यानी कब, 2022 में। ठीक है ना, इसरो से संबंधित या चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है ना, चंद्रयान 3 जिसे लॉन्च कब किया गया, तो इसको जो लॉन्च है वो आपको 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। इनके चंद्रयान में जो लैंडर का नाम था वो क्या था, लैंडर का नाम जो था आपका विक्रम था, और रोवर जो था उसका नाम क्या था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है ना, चंद्रयान 3 जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आपको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है ना, चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 2021 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किन्हें मिला, भौतिकी के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी कि तीनों को, स्क्यूरो मनाबे, जॉर्जिया पारिसी, क्लाउस हैसलमैन सभी को मिला था 2021 में। 2023 में किन्हें किन्हें जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। जैसे अपन लोग को ज़्यादातर परीक्षा में जो पूछा जाता है वो आपका एग्जाम में पूछने वाला है, जो साहित्य में जो जिस क्षेत्र में सिंगल व्यक्ति को मिलता है, ज़्यादातर यही पूछते हैं, देख लेते हैं। जैसे साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है 2023 में किन्हें मिला, तो नॉर्वे के हैं, उनके क्या नाम है, जॉन ओलाव फांस, आपका नॉर्वे का जो साहित्य में मिला है। ठीक है ना, साहित्य में मिला उनका नाम है जॉन ओलाव फास। ये आपको साहित्य में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार 2023 में। शांति में किन्हें मिला, शांति का पुरस्कार किसे मिला है नोबेल का, नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं। ठीक है ना, ईरान के, इन्हें मिला है क्या, नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 में। ठीक है ना, नोबेल का शांति पुरस्कार इन्हें मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो मिला है वो आपको कौन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको मिला है क्लाउडिया गोल्डिन जो कि यूएसए के हैं। ठीक है ना,
तो ये आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लॉडिया गोल्डिन को, साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है आपको जॉन ओलाव फास्को जो कि नॉर्वे के हैं, कहाँ के हैं, नॉर्वे के, ठीक है ना। शांति के क्षेत्र में मिला है नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की एक महिला है, इनको मिला है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 48 नंबर में फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी चंद्रमा का मतलब उपग्रह है, उपग्रह। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसका है, मंगल का है, मंगल फोबोस का है, ठीक है ना। मंगल के टोटल 2 चंद्रमा यानी कि उपग्रह कौन कौन है, फोबोस और दूसरा क्या है, एक तो हो गया आपका फोबोस और दूसरा है इनका डीमोस, फोबोस और डीमोस है, ठीक है ना। 2 है मंगल का उपग्रह। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, ठीक है ना, जिन्हें क्या लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो कौन सा है, तो सूर्य है, सूर्य जो है वो आपका पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना को, जो कि क्रिकेट के महिला वुमेन्स में क्रिकेट खेलती हैं यानी क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया, यानी फिर से किन्हें चुना गया, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसे चुना गया, प्रियांक कानूनगो को चुना गया है, ठीक है ना। तो ये हैं अभी वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो कल फिर से मिलेंगे आपको नए क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।